गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो यार? चलें स्टार्ट करें अपन अपने लेक्चर। आप लोगों ने पहले तो मुझे बता दें देखा या नहीं देखा लेक्चर, कैसे बताओगे? रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हो चुका है बेटा हमारा, आज से हम थर्ड लेक्चर पे हैं। आज हम लोग जो पोर्शन कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, वो एरिया से रिलेटेड। अब एरिया से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना सारे मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और एरिया उसके बाद में हम जाएंगे बेटा, एरिया के बाद में जाएंगे यहाँ पे लोकस। तो एरिया और लोकस ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। और मुझे बताना यार, मैसेज वैसेज करके वीडियो पर मैसेज किया करो यार, अच्छे थोड़े बहुत मैसेज करते हो तो अच्छा लगता है ना। चलें ठीक है। और स्प्रेड करो यार न्यूज़, है ना, ठीक है। अपने चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ यार, है ना। कि मतलब यार देखो, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल तो वैसे, है ना। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा हेल्प आप मुझे कर दो यार, ठीक है। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल्स वगैरह हैं उनमें ज़रा सा स्प्रेड करना है इसको, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, है ना। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या होता था कॉन्सेप्ट। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझिए, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और मेनली हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे जाया जाए, ठीक है। देखो बेटा एक ट्राइंगल आपको गिवन है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, सबको पता है। तो उनके वर्टाइसेस मुझे गिवन है, तो वर्टेक्स गिवन है बेटा, ए वर्टेक्स x1, y1, बी वाला है आपका x2, y2, और सी जो है वो मेरे लिए है x3, y3। अब बेटा यदि मान लीजिए तीनों वर्टेक्स मुझे दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, x1, y1, x2, y2, x3, y3, आपसे बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो यहाँ पे हमारा वो वाला फॉर्मूले से नहीं निकल पाता कि हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो जैसे बेस इंटू हाइट लगाने जाए तो BC तो निकाल लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा, बट हाइट कैसे निकालोगे कि ये कहाँ जा रहा है ना। तो कुछ लगाना भी नहीं है, आपको सीधा याद रखना है फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरिया को, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल्टा। तो बेटा डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो ध्यान से समझिएगा। वो है हाफ पहले दो तीन तरीके हैं, सब बता देता हूँ आपको। पहला तरीका, दो ही तरीके से देखेंगे हम। पहला तरीका ये, जो आप लोग फॉर्मूला याद करके रखते हो, रट के रखते हो, वो क्या होता है मालूम है, वो ऐसा रहता है बेटा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये बनता है बिल्कुल बेसिक वाला, ध्यान से समझिएगा। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। अब जिनको ये याद नहीं होता मैं उनको याद करवा देता हूँ, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका होता है बेटा, आप देखो एक चीज़, आप इसमें ध्यान रखना बेटा, आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवाऊँगा कि जल्दी से फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, ठीक है। कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें बेटा, 1 1 वाली हैं, 2 वाली हैं और 3 वाली हैं। 1 2 3 वाली चीज़ें हैं। अब सुनो मेरी बात, जब 1 2 3 वाली है ना, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लो साइड में, 1 2 3, और इसको है ना साइक्लिक ऑर्डर में लिखो, ठीक है। अब साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है कि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 आएगा। तो देखो पहली बार में मैंने क्या लिखा, 1 2 3, अब मैंने 2 से स्टार्ट किया अगली बार, तो 2 के बाद कौन आएगा, 3, फिर 1, वापस वहीं पहुंच गए। फिर जब हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 3, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। तो ऐसे करके यदि देखा जाए, ऐसे करके देखा जाए तो 3 पार्ट है, कौन सा, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। तो इस तरीके से जा करके बेटा हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कि ये मेरे 3 पॉइंट्स निकल के आए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक 1 2 3 है, एक 2 3 1 है और एक 3 1 2। याद रखना कि पहला वाला x होता है, दो बाकी के 2 y होते हैं। तो पहला वाला x है ना, पहला x, और बाकी के दोनों जो हैं वो y को बताते हैं, और बीच में माइनस आता है। तो देखो मैंने ऐसा रखा, यह 1 है तो x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मतलब सिंपल सा आप साइक्लिक ऑर्डर में याद रख सकते हो, सीधे सीधे नंबर दिमाग में रहता है बेटा, 1 2 3, तो 1 2 3 आएगा, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और साथ में हाफ। ये एक फॉर्मूला है। अब देखो मैं इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक बताता हूँ तुम्हें अभी फ़िलहाल हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। अब मैं यदि कोई प्रॉब्लम देने जाऊँ तो प्रॉब्लम यदि देता हूँ ना, तो बेटा इस वाले प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे देखना ध्यान से। यदि मैंने एक नंबर दिया तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन x1 y1, कौन x2 y2, कौन x3 y3, फिर उनकी वैल्यूज़ बाकायदा जगह पे रखोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, तब आंसर आएगा।
एक तरीका ये है, बट मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, उसी से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैं अभी करके बताऊँगा आपको, ध्यान देना। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास, सेकेंड पैटर्न जो है वो देखो, ये तरीका है। आप ऐसा लिखा करो बेटा, डेल्टा इक्वल्स टू, ठीक, एक डिटर्मिनेंट के टर्म्स में आता है ना, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 वाले फंडे से, है ना। मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक। चल वैसे मैं लिख देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, क्योंकि आप लोग 12th पास आउट हो, तो हम लोग लिखते हैं हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट को निकाल लीजिए, तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो भी आपको क्या देख रहा होगा, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये भी निकल के आता है हाफ x1 y1 पहला वर्टेक्स, फिर 1, x2 y2, x3 y3 और इधर 1, ठीक। तो इससे निकालोगे तो भी आंसर आएगा। बट मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उससे जाना आप। वो हमारा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, मेन फॉर्मूला जिससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालोगे, ठीक, वो क्या है, देखो थर्ड मेथड, और ये इंपॉर्टेंट वाला। हम ऐसा लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू हाफ। अब आप क्या करना तरीका वो देखो, आप ऑर्डर में लिखा करो, जो भी वर्टेक्स है ना उनको ऑर्डर में लिखिए। तो पहला वर्टेक्स क्या है, x1 y1, तो मैंने लिखा ये x1 y1 है ना, 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करते हैं। x1 y1 के बाद दूसरा वर्टेक्स आया x2 y2, जो ऑर्डर में दिया रहेगा उसी में लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने x2 y2 लिखा और x3 y3 लिखा, मतलब जहाँ से भी लिखना है आप लिख लो, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। सुनो, पहला वर्टेक्स लिख लिया x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। जब तीनों वर्टेक्स हो जाएं तो फर्स्ट वाले वर्टेक्स को एक बार और रिपीट करना। तो फर्स्ट वाला x1 y1 है ना, उसे मैंने एक बार और लिख लिया x1 y1, ठीक है सर, ठीक है। अब सुनो, जैसे ये चीज़ आपने लिखी ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, आप सब पढ़े हो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बस यहाँ पे भी यही करना बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस में, तो क्या आएगा x1 y2, फिर माइनस इधर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा x2 y1, पहला पार्ट हो गया ख़त्म। फिर अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस, यहाँ से क्या आएगा बेटा x2 y3, फिर माइनस x2 y3 के साथ माइनस कौन होगा, इधर वाला, तो x3 y2, फिर आएगा प्लस और इधर से ये ऐड, तो x3 y1 माइनस x1 y3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, मतलब एरिया की वैल्यू आ गई, सॉरी, है ना। आपका ये एरिया आया। अब तुम्हारे दिमाग में कई बच्चों के आता है जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, उनको ऐसा लगेगा बेहतर तो यही था इतना सारा क्यों कैलकुलेट करें, है ना। अब मैं आपको प्रॉब्लम में करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन सा बेहतर था, ठीक है। चलो इसको रब कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूँ, प्रॉब्लम दे रहा हूँ एक, ठीक। चलो बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जाम्पल लेकर के करवाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ, मतलब कैसे कैसे क्या करना है, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं इकट्ठे। सुनिए बेटा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहीं कहीं एक प्रॉब्लम लेता, मैंने बोला ए वर्टेक्स जो है वो -1, 2 है, जो बी है वो 2, 3 है, और एक है वो है 0, 6, ठीक है, सी। अब मैंने बोला इसका एरिया निकालो, तो देखो बेटा मेरा एरिया निकालने का तरीका, तो मैंने बोला हाफ डिटर्मिनेंट, हम हमारे मेथड पे जा रहे हैं, ठीक है। एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, ए से, तो -1, 2, दूसरा 2, 3, तीसरा 0, 6। जैसे ही तीनों हो जाए फर्स्ट वाले को एक बार और लिख दे, हो गया, सॉल्व कर। 1/2 क्या होगा बेटा, ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ, -1 × 3 -3, फिर माइनस साइन, 2 × 2 4, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 × 6 मतलब 12, 6 × 2 है ना। और ये इधर से जाएगा तो 0 × 3 0, तो मत लिखो, लिख दीजिए, -0 कर दीजिए। और ये इधर जाएगा तो भी 0, तो +0, और ये इधर से जाएगा तो माइनस और -6, तो +6, ठीक है। आ गया, सॉल्व करिए। 1/2 बेटा ये हो गया आपके लिए 12 + 6 18, 18 - 7 तो 11 हो गया, तो आ गया आंसर 11/2 स्क्वायर यूनिट। ये जो भी आया ये आपका आंसर है। प्रॉब्लम समझ में आया, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया, तो ध्यान से समझना, पहला प्रॉब्लम हमारा यही था बेसिक, ठीक। क्या कि यदि मेरे पास एक ट्राइंगल दिया जाए और उसे एरिया निकालने के लिए दिया है, तो अब तुम खुद से सोच के देखो कि कितना फास्ट कैलकुलेशन हो गया, ये तुरंत निकल के आ गया ना। और आप इसी चीज़ में क्या करते मालूम है आपके पास यदि दूसरा तरीका होता ना, तो आप लोग क्या कर रहे होते इसमें,
आपका तरीका ये होता है कि आप उसमें सबकी वैल्यू रखते, तो पहले तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर बाकायदा फॉर्मूले में पुट करते फिर सॉल्व करते। ज़्यादा लंबा जाता बेटा, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो ये तरीका नोट करके रखिए। ठीक, अभी आपको और बताते हैं इसका एप्लीकेशन, एक और प्रॉब्लम बताते हैं। देखो उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए इसी में मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। ठीक बेटा, थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश करूँगा यार। सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से समझना। ठीक, ध्यान से देखना, उसमें जो कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे वो है। आपको मैंने ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया, मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया। मैंने बोला कि यार इसका जो एरिया है, एरिया वो मैंने बोला 10 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने बोला इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। आप मुझे बताइए टी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड टी। ठीक बेटा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको समझ जाना है। अब देखिए ये एरिया में ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट अच्छा वाला है। अब इसमें आपसे मैंने बोला कि टी निकालना है। अब आप क्या करोगे, बोलोगे सर सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। मैं बोलता हूँ लगा। देख बेटा, मैंने बोला डेल्टा इक्वल्स टू हम लिखेंगे हाफ, हमारी मेथड से चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखें बेटा, कर दें यहाँ से स्टार्ट, -1 2, फिर क्या आया 2t, फिर 0 6 और लास्ट में -1 और 2 फिर से रिपीट किया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक, फिर बाद में रखेंगे उसकी वैल्यू। देखो वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट होता है। 1/2। अब देखना सॉल्व करके, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -t, इधर माइनस होगा तो 4, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो +12 -0, ये भी 0 हो गया तो माइनस +6 ये आया। ठीक है, ज़रा सॉल्व करिए बेटा। ये हो गया 18 - 4 तो 14 हो गया होगा, तो 14 - t अपॉन में 2। ठीक है, तो बस ये आ गया आंसर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने तुमसे बोला था कि ये जो एरिया है, एरिया, इस एरिया की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला 10 यूनिट। 10 आपसे मैंने बोला था टी बताओ। तो बच्चे क्या करते मालूम है, ध्यान से समझना और मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप आंसर गलत करके आ जाते हो एग्ज़ाम में। वो क्या है वो देखो, वो ये तरीका था। बच्चे क्या करते हैं, उनसे हमने बोला कि डेल्टा इक्वल टू कितना है 10, ये दिया हुआ एरिया 10 ले लिया। डेल्टा की वैल्यू ये थी सर 14 - t अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 रख दिया। अब जैसे ही 10 रखा, अब 10 को रख करके वो t कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, आप सोच सकते हैं 20, और 14 - 20 करेंगे तो -6, मतलब t की वैल्यू -6 है एक। अब ये आंसर गलत नहीं है, बट आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, चीज़ों को समझना ध्यान से। आप याद करो 10th क्लास, आप 10th क्लास से एरिया का फॉर्मूला पढ़ रहे हो। हम लोग बोलते हैं एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो याद है, कभी यदि मान लीजिए इसको मैं सॉल्व कर रहा होता और मेरा आंसर -10 आता, -10, तब भी तो आप मॉड लगा करके उसको +10 ही बोलते ना एरिया। हाँ, यही करते थे ना। और यदि पॉजिटिव आंसर आता था तब भी वही बोलते थे। तो ज़रा सोचो एक चीज़, वहाँ पे हम क्या बोलते थे कि नेगेटिव हो गया तो भी हम मॉड लगा के पॉजिटिव वैल्यू बोलते थे, पॉजिटिव होता था तो भी मॉड लगा के बोलते थे। तो यहाँ पर जो इसने बोला मुझे एरिया 10 है, तो हो सकता है ना कि इसको सॉल्व करने पे -10 आ रहा हो और उसने मॉड लगा के मुझे 10 बोला हो। समझ में? तो जब आप एरिया निकालने जाते हो तब आप प्लस माइनस दोनों को साथ में लेकर के ख़त्म कर देते हो ना, मतलब मॉड लगा लेते हो ना प्लस माइनस के साथ। तो सब चीज़ में अब यही ध्यान रखिएगा, यदि कभी प्रॉब्लम में एरिया गिवन हो या लेंथ गिवन हो, लेंथ, क्योंकि लेंथ भी कभी नेगेटिव नहीं होता, यदि उसने लेंथ दे करके रखा है या एरिया दे करके रखा है तो हमेशा बेटा सॉल्व करते समय यहाँ प्लस माइनस जरूर लगाइए कि वो एरिया +10 भी हो सकता था और -10 भी हो सकता था, राइट। तो यहाँ पे अपन प्लस माइनस लगाएंगे। अब हम प्लस के साथ एक आंसर निकालेंगे और एक माइनस के साथ। तो प्लस कितना आ रहा होगा, 14 - t अपॉन 2 इक्वल टू +10। सॉल्व करिए बेटा, 14 - t इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू हो जाएगा -6, एक वैल्यू ये आई। फिर माइनस साइन लिया हमने, माइनस लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा बताइए, 14 - t/2 इक्वल टू -10। सॉल्व करिए, 14 - t इक्वल टू -20, तो ये इधर जाएगा तो t इक्वल टू 34। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज़ आई, एक t की वैल्यू आ रही है -6 और एक आ रही है 34। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हम गलत कर जाते हैं। जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आए हुए हैं, और वहाँ पे हम बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है बट फिर भी गलत करके आते हैं, सिर्फ इसी कारण से प्लस माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना करें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और देखते हैं। देखिए अब जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन आता है था एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल निकालने का, कभी आता है एरिया ऑफ पेंटागन निकालने का। अब जरा इसको भी जरा एक बार समझ लेना, है ना, बस शॉर्ट में समझिएगा तुरंत। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है बेटा, वर्टेक्स आपको दिए ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 और d x4, y4। आपको चारों वर्टेक्स दिए। अब मैंने आपसे बोला कि यार बता मुझे इसका एरिया क्या आएगा क्वाड्रिलेटरल का। अब मैं बच्चों का तरीका बताता हूँ सिंपल। बच्चे ये क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे का निकालना है तो वो एक डायगोनल बनाते हैं यहाँ से ऐसा। अब ये डायगोनल से उसने बोला कि एक ट्राइंगल सर ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है, तो दो ट्राइंगल बन गए। एक फर्स्ट ट्राइंगल ऊपर है, एक नीचे है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो, तो पहले वाले का एरिया प्लस दूसरे वाले का एरिया, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे तब जा करके टोटल एरिया निकल के आएगा। ठीक है, हमसे यही चीज़ बोली जाती है कि पहले में निकालो फिर दूसरे में। अब बच्चे क्या करते हैं मतलब वो जो फॉर्मूला पहले बोला था ना x1 y2 - y3 वाला, वो लगाते हैं। तो एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर आंसर लेके आएंगे। नहीं करना ऐसा, बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब मैं आपको जो तरीका बोल रहा हूँ सिंपल भाई। ठीक, कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए आप सीधे सीधे बस ऑर्डर का ध्यान रखिए बेटा, जिस ऑर्डर में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में लिखने हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैंने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो यहाँ से आ रहा है ना बेटा, इसका आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है मालूम है, जो हमने अभी लिखा था, बस 1/2। मान लीजिए ऑर्डर में x1 y1 बोला है पहले, तो हमने पहले बोला x1 y1, ठीक है, फिर x2 y2 जैसे अभी किया था बेटा, सेम एज इट इज़ x3 y3 x4 y4 लिख लिया। ठीक, और इसको जैसे सॉल्व करते थे ना बस वैसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आना है। मतलब क्या, मैं अब लिख करके नहीं बता रहा, आप समझ गए हो। पहले इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस में, फिर माइनस ये, फिर ये प्लस में, फिर इसका माइनस, फिर ये प्लस में, ये माइनस, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में? तो इसी तरीके से देखो ध्यान से, मैं ये बोलता हूँ कि इसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना बोलते हुए, ये जो फॉर्मूला था ना हमने जो लिखा था, एक्चुअल में वो ना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का था ना वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का है, वो एरिया ऑफ पॉलीगन का है। पॉलीगन का मतलब जितनी साइड्स हैं उतनी साइड फेंक भाई, जितनी साइड फेंकेगा ना उतने के लिए हम ये लगा देंगे बस। जैसे सोचो यदि पेंटागन होता, पेंटागन तो क्या करते, एक और वर्टेक्स आता तो x5 y5 और लास्ट में फर्स्ट वाले को फिर से रिपीट कर देते हैं। बेटा एक मिनट रुकिएगा, मैंने मिस्टेक कर दी ना, यहाँ 4 वर्टेक्स लिखा, फर्स्ट वाले को फिर से रिपीट करके भी लिखना है, राइट। तो x1 y1 ये इधर से मल्टीप्लाई होगा वैसे सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे ही पेंटागन में एक और बढ़ जाएगा, हेक्सागन में एक और बढ़ जाएगा, ऐसे। तो ऐसे करके अपन को निकलना है, ठीक है। मैं ज़्यादा वो नहीं पका रहा, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ एक, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ तुमको पेंटागन वाला, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। देखिए बेटा प्रॉब्लम देखिए क्या बोला, देखना ध्यान से समझना ना। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टी इफ द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDEB 45/2, मतलब पेंटागन का एरिया आपको 45/2 दिया हुआ है, हुज वर्टिसेस A B C D and E are। तो आपको सारे वर्टेक्स दे दिए, आपको ये टी फाइंड करना है और साथ में मेंशन किया है हियर द पॉइंट्स आर गिवन इन ऑर्डर, कि पॉइंट्स जो है वो ऑर्डर में है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे यूज़ करना है। क्या लिखें बेटा, देखें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखें एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो। तो मैं लिखूँगा 1/2, फिर डिटर्मिनेंट, पहला वर्टेक्स ऑर्डर में, फर्स्ट वर्टेक्स क्या है 1,3, मैंने लिखा 1,3, दूसरा -2,5, तीसरा -3,-1, चौथा 2,-2, पाँचवा 2,T और लास्ट में फर्स्ट वाला रिपीट करके, तो 1,3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको इक्वेट करेंगे। तो मैं यहाँ से लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 1/2, बेटा इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर माइनस साइन -6 तो +6 हो जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -2 -1 मिलके +2, फिर माइनस साइन और ये -15 है तो +15 हो गया होगा। फिर ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो +6 बना, ये इधर से माइनस होगा तो 0 बन गया, ये इधर से गया तो 0 और इधर से जाएगा तो बेटा माइनस और माइनस +4, फिर इधर से जाएगा तो ये 6 और माइनस, ये इधर से गया तो t आ गया। सॉल्व कर लीजिए, इसे कितना आता है बेटा 1/2 ऐड कर लें, 11 + 2 13, 13 और 28, 28 और 6 34, 34 34 और 10 44, तो 44 - t,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई 44 माइनस टी। अब ये आ गया एरिया, ठीक है। अब बात आई एरिया दिया कितना है 45/2। चलो तो मैंने यहाँ से लिखा, देखना ध्यान से, एरिया की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2, ब्रैकेट में ले लीजिए 44 माइनस टी इक्वल टू क्या लिखना है एरिया, एरिया गिवन है, प्लस माइनस लगा ले। तो 45/2 लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे प्लस माइनस 45/2, तो 2 गया। अब प्लस साइन लेना, प्लस लेंगे तो 44 माइनस टी इक्वल टू 45, तो टी इधर गया और 45 इधर आया तो -1, एक आंसर ये आया। माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा बेटा बताओ, 44 माइनस टी इक्वल टू ये -45, तो इधर जाना तो ये टी हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 89, ठीक, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपके टी के दोनों वैल्यूज़ निकल के आए -1 और 89। तो ऐसे करिए, बहुत फास्ट निकलेगा। यदि आप वो पेंटागन लगाने जाएंगे 5 वाले ट्राइंगल को ऐड करके निकालने का बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसे नोट करें। अच्छा बेटा मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के नीचे में कि मेरा कैलकुलेशन फास्ट तो नहीं हो जाता या ईजी तो नहीं, मतलब स्लो तो नहीं होता, कैसा होता है मुझे ज़रूर एक बार बताओ यार, है ना, तो मैं उस हिसाब से करूँगा, है ना। चले अगला देखते हैं ना, रुकिए, देखिए बेटा अभी आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया मैंने, ठीक है, करवाता हूँ, देखते हैं क्या दिया इसमें, देखो। अच्छा लेकिन है ना बेटा, आप लोग है ना वीडियो को पॉज कर लिया करो एक बार और खुद से अटैम्प्ट लगा लिया करो, ठीक। देखो ध्यान से, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are 3,4 and 5,-2 respectively, find the coordinates of any point P if PA equals to PB and area of triangle PAB equals to 10। आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, इसमें भी क्या मिस्टेक हो जाती है, बस वहाँ तक करूँगा मैं, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ा करूँगा। सुनिए 1 मिनट, सबसे पहली कंडीशन देखो यार, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है ना। तो अपन सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं PAB इस तरीके से, ठीक। तो बेटा A के कोऑर्डिनेट्स मैंने बोला 3,4 दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास दिए हुए हैं 5,-2, और बात आई P ये पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब P के कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या मान लिया, एक वेरिएबल पॉइंट मानो। कौन सा वेरिएबल पॉइंट, x, y, क्योंकि निकालना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया x, y, तो मैंने वेरिएबल पॉइंट x, y बोला। अब सुनो, PAB पूरा एक ट्राइंगल मेरे पास बन चुका है। अब मुझे क्या करना था, कंडीशंस लगानी थी। एक कंडीशन दी है PA इक्वल्स टू PB, निकाल देते हैं यार। PA इक्वल्स टू PB, तो PA क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से स्क्वायरिंग कर दे, बोथ साइड कर दो। अच्छा क्या निकलेगा PA बताओ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट था, उसका स्क्वायर करेंगे तो गया। तो क्या लिख दूँ बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अरे कुछ नहीं, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से आया। अच्छा इधर सॉल्व करिए PB स्क्वायर, PB मतलब P और B इनके बीच का डिस्टेंस, तो x - 5 का होल स्क्वायर, यार मैं मान के चल रहा हूँ, अब आता है आपको, लास्ट लेक्चर्स में देखा है हमने ये चीज़, और y - -2 तो +2 हो जाएगा, तो y + 2 का स्क्वायर। ओपन करिए फॉर्मूले को, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x a - b का होल स्क्वायर, इसको भी ब्रेक करना, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 25 - 10x प्लस ये बना y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ठीक है चलेगा। अब सॉल्व करिए बेटा, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर गया। अब ये 8x 10x इधर आएगा, तो 10x - 6x मिलके क्या हो जाएगा 4x, ये 4y इधर है, इधर आएगा तो -12y। अब कांस्टेंट को ऐड कर लीजिए बेटा, ये 25 हो रहा है और ये 25 तो कैंसिल हो गया, तो ये 4 है, इधर आएगा तो -4 = 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 4 से डिवाइड किया तो x - 3y - 1 = 0, ये मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन आया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, पहला वाला, ठीक। दूसरी बात आई यार, इसका एरिया निकालना था सर, निकालें, चलो एरिया निकालने जाएंगे। आप ऑर्डर में लिख लीजिए बेटा, PAB बोला है ना, तो PAB ऐसे ऑर्डर में लिख लेते हैं, लिखें चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक, देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, तो ट्राइंगल PAB का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, एरिया आप लिख लीजिएगा आगे सामने, एरिया हमारी मेथड हाफ, क्या करें बोलो,
पहला पॉइंट x1 y1, तो एक्स वाई पी वाला लिखा हमने, पी ए भी बोला था। ए पॉइंट क्या है 3,4, बी पॉइंट क्या है आपका 5,-2, और लास्ट में फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 क्रॉस में जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा ब्रैकेट में 4x - 3y, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 और माइनस हो जाएगा 20, फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा तो +5y और माइनस माइनस +2x, ऐसा है। ठीक है, और सुनिए 1/2 कितना हो गया होगा बेटा 4x + 2x मिलके 6x, और 5y माइनस ये तो +2y, और ये हो गया -26 वायर। ठीक है, और 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जा रहा होगा तो ये 3x + y - 13, ये एरिया आया इसका। ठीक, अब सुन लो क्या ये एरिया आपको क्या गिवन है। ठीक है, देखना ध्यान से बेटा, आपको ये एरिया दिया हुआ था यहाँ पे कि एरिया इक्वल टू आपके पास गिवन है 10, आप 10 लिखोगे कि +-10 लिखोगे, +-10। तो देखो हमने क्या किया, +-10 लिखा, वैल्यू रखिए इक्वेशन यहाँ पे, तो 3x + y - 13 = +-10। अब इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस आएंगी, एक नहीं। प्लस ले ले, चलो प्लस साइन लिया तो क्या बन रहा होगा बताओ, 3x + y, बेटा ये +10 होगा, इधर आकर के माइनस, तो -13 - 10 मतलब -23 = 0। ये एक इक्वेशन बना, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कौन सी, जब मैंने माइनस साइन लिया, माइनस लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 3x + y -13 और उधर -10 है, इधर आएगा तो +10, तो -3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब सुनिए मेरी बात, आपको ढूंढना था पॉइंट। ठीक है, आपको ढूंढना था P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब P के कोऑर्डिनेट्स कौन देगा, सुनो, आपको XY तो निकालना था। XY के लिए 2 कंडीशन से 2 इक्वेशंस आनी चाहिए थी। पहली इक्वेशन ये आई, और दूसरे वाले में 2 ऑप्शंस आ गए, प्लस वाला भी आ गया, माइनस वाला भी आ गया। और बताओ, एक नॉर्मल बच्चा जो करके आएगा ना, वो क्या करके आएगा मालूम है, एरिया को लिखेगा +10, तो बनेगा सिर्फ एक इक्वेशन फर्स्ट वाला, इसको और इसको सॉल्व करेगा, एक आंसर ला करके दे देगा, खत्म। और ऑप्शन में भी होगा, और गलत क्यों, 2 आंसर्स हैं। कैसे बेटा, आपको एक बार इस इक्वेशन को फर्स्ट इस वाली कंडीशन है तो एक ही इक्वेशन दिया ना, तो पहले अपन को किसको सॉल्व करना है, मैं पेयर्स बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखिएगा, आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं करूँगा। पहला पेयर किसका बनाना है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कौन सा वाला, x - 3y - 1 = 0, एक ही है, तो इसके साथ उसका कोई एक इक्वेशन उठा लो, फर्स्ट वाला, प्लस वाला, सेकेंड वाला, तो 3x + y - 23 = 0। ठीक, आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, लीनियर इक्वेशंस हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाना हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना हो, एलिमिनेशन लगाना हो, जो लगाना हो लगा देना, आपको x और y की वैल्यू निकलेगी एक। ठीक, दूसरा, फिर इसी इक्वेशन को फर्स्ट वाले को x - 3y - 1 = 0, क्योंकि ये तो इकलौता है, इसको दूसरे के साथ भी सॉल्व करो जो थर्ड में मिला है नेगेटिव लेने पे, वो क्या आया, 3x + y - 3 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे ना, अरे भाई सब्स्टिट्यूशन वगैरह मेथड लगा के, 10th क्लास का मेथड है यार, अब ये मत सॉल्व कर पाओ, तो इस मेथड से इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर से ये एक आंसर निकाल के देगा। तो आपको P की कितनी वैल्यूज आ रही होंगी, 2, मतलब P के 2 कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट तुमको यहाँ से निकल के आ रहा होगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल के आ रहा होगा, समझ में। तो अब ये तुम्हारा काम है कि तुमको इन दोनों का पेयर एक बार सॉल्व करना है, इन दोनों का सॉल्व करना है और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, मैं आपको फाइनल आंसर लिख देता हूँ, है ना, मेरे पास आंसर है, मैं लिख देता हूँ, आप चेक करिएगा। आंसर्स हैं बेटा इसके P, अब क्या है देखते हैं, बता देते हैं आपको। कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसके 7,2 और 1,0। ठीक है, एक आ रहा है बेटा 7,2 और एक आ रहा है 1,0। तो P के 2 वैल्यूज़ हैं और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब ये आंसर आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा। अरे यार इतना सा मत कर पाओ, टाइम बचेगा मेरा, नहीं तो उसको सॉल्व करने में फिर मुझे 2 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट। ठीक है, चलें इसे नोट करिए। अब मैं इसको रब करता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, फिर और प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब 3 पॉइंट्स आपके लिए कोलिनियर है तो हम कैसे निकालेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब हो रहे होंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिए,
जैसे बेटा यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब कोलिनियर का मतलब जानते हैं ना सेम लाइन पे, नॉन कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे नहीं है सब सारे, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो एक ही है और एक ही है मान लिया। तो मान लीजिए फर्स्ट वाला ए बनाया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बोले x1 y1, बी के x2 y2 और सी का मैंने लिखा x3 y3। अब मैंने बोला कि ये तीनों आपके पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर मिल करके क्या बनाते हैं हमेशा ट्राइंगल। तो हमने बोला यार ये भी तो कोई ना कोई ट्राइंगल बना ही रहा होगा, ठीक है। चलो तो मैंने बोला इसका एरिया लिखना है हमें। अब ज़रा सोचो, मैं सिंपल लॉजिक पे जा रहा हूँ। मैंने बोला एरिया होता है सर हाफ बेस इनटू हाइट भी। अरे इससे भी निकालेंगे तो दिक्कत नहीं है, यदि तुम्हें हाइट पता हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी चीज़ को मैं उस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। तो लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा सोचना, सब समझा रहा हूँ। आपने बोला कोलिनियर है, यदि ए बी और सी कोलिनियर है तो कब होंगे, तो ज़रा सोचो बेटा। मैंने बोला यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो चीज़ आ रही होगी ये हाइट है एच, है ना। अब मैं बोलता हूँ, देखो मैंने बोला कि तीनों कोलिनियर है सर, इसका मीनिंग क्या है, ए और बी यदि ये लाइन पर हैं तो सी वाला भी इसी लाइन पर आना चाहिए, है ना। अब सोचो यदि मैं इस सी को इसी लाइन पे लाऊंगा तभी कोलिनियर होगा, तो मैं सी को जैसे जैसे नीचे लेकर के आऊँगा हाइट कम होती जाएगी, और जैसे ही मैं इस लाइन पर ले आऊँगा तो उस समय एच कितना हो जाएगा, 0। हाइट की वैल्यू 0 हो गई, तो हाइट 0 हो गया, तो ये पूरा एरिया जो है सबसे मल्टीप्लाई होकर के 0। तो मैंने बोला सिंपल सा कि इसका जो एरिया है वो कैसा हो रहा होगा, 0। तो याद रखिएगा बेटा, कभी भी हम क्या बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 हो जाता है यदि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो मैं बोलता हूँ कि क्या तरीका बेटा, देखो मैंने लिखा हाफ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही वाला लिखते हैं जो लिखा जाता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 करी, ख़त्म हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरे पास जो कंडीशन निकल के आई वो क्या निकल के आई कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। 2 इधर जाके 0 हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये वाली कंडीशन याद रखिए कि ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि यदि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब सुन, उन सबसे अच्छा मैं सबसे बोलता हूँ कंडीशन याद हो नहीं हो, बस इतना जरूर याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो आपको एरिया जिस मेथड से निकालना है, हमारा मेथड सबसे अच्छा था, जिस मेथड से निकालना उस मेथड से एरिया निकालो और उसको इक्वल टू 0 करो, कंडीशन मिल जाएगा, चलेगा, ठीक है। चलिए कंडीशन आपने नोट कर लिया, आपको पता भी था, नोट कीजिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ इस पर। देखिए बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया कि द पॉइंट्स k 2 - 2k -k + 1, 2k -4 -k, 6 - 2k आर कोलिनियर। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बेटा, कोलिनियरिटी पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा, आपसे बन सकता है, ऐसा आएगा, मतलब आ सकता है। अब देखो क्या करेंगे, इससे बनने वाला ये तीनों जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, आप नेमिंग कर दीजिए पहले से A, B एंड C। तो क्या हम बोल सकते हैं बेटा, यदि ये कोलिनियर है तो कब होंगे, जब इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो हमने क्या लिखा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। चलो मैंने लिखा एरिया, कैसे निकालते थे, 1/2। अपनी मेथड लगाए ना, सीधे लगाओ। पहला ऑर्डर में लिखिए तो 2 यहाँ पे k होगा 2 - 2k, फिर ये आ रहा होगा, इसको अरेंज कर लें तो ऐसा लिख दूँ मैं 1 - k और ये हो जाएगा 2k। इसको लिखेंगे तो ये होएगा -4 - k 6 - 2k। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। और फर्स्ट वाले पॉइंट को फिर से रिपीट कर देने का, k 2 - 2k और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है, चलेगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो ये वाला जो 2 है ना बेटा, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ख़त्म। बस यहाँ से सॉल्व करिए इनको। तो देखो मैं लिखता हूँ, ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2k × k मिलके क्या हो गया होगा, 2k², फिर माइनस साइन। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिख लो बेटा एक बार मेरे ख्याल से, 1 - k और 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 - k मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आप भी करना यार थोड़ा सा ना, कैसे कर रहा हूँ। फिर अगली बार, अब ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, तो +1 - k × 6 -
2k, ठीक है। अब देखो 6 माइनस 2k है ना, आप चाहो तो यहाँ से भी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो कि 2 कॉमन ले लें, है ना। तो ले लो यार, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में बेटा, 6 की जगह 3 माइनस k, ठीक। चलो ये अपन ने लिखा, दोनों हो गए, ये प्लस वाला हो गया। अब इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2k, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस k, ठीक है बेटा, चलेगा। अब सुनिए लास्ट, ये इधर मल्टीप्लाई होना है, चलो प्लस ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आप बताइए। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बाहर कर देते हैं अपन इसको, तो ये माइनस हो गया और बन जाएगा 4 प्लस k इंटू हो जाएगा 2 माइनस 2k, तो 2 बाहर लेकर के 1 माइनस k से मल्टीप्लाई, और लास्ट ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये माइनस k इंटू 6 माइनस 2k, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 माइनस k इक्वल टू 0। इतना पूरा कैलकुलेशन आया, ठीक है। आने दो, क्या जा रहा है, अब सॉल्व करें। तो देखो बेटा एक चीज़, 2 तुमको सब में दिख रहा है, यहाँ से भी 2 है, इसमें भी है, कॉमन लेके डिवाइड कर देना। यहाँ भी 2 है, गया, इसीलिए मैं 2 कॉमन निकाल रहा था। ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही था ना, और यहाँ से भी 2 है, तो सब में से 2 कॉमन निकाल के मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो सिंपल सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिल रहा होगा बेटा, ये k² माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस k² है, तो माइनस k²। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 माइनस k माइनस 3k, तो माइनस 4k प्लस k²। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 4k प्लस k², यहाँ से आएगा -4 माइनस k, ठीक है। 4k प्लस k² लिखा, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से ना, तो ये हो जाएगा 4, तो -4, और फिर आएगा ये बेटा -4k और प्लस k, तो -3k, और ये मिलके हो जाएगा +3k, और फिर लास्ट में k और k मल्टीप्लाई होगा -k², तो प्लस k², और इधर से मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो ये कितना आ रहा होगा बेटा, ये आएगा -3k प्लस k² इक्वल टू 0, इतना है ना। अब इस सबको सॉल्व करिए, k² माइनस k² कैंसिल हो गया, हटाओ। अब बचा क्या, एक k² प्लस k², 2k² प्लस 3k² प्लस 4k², तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना यार 4k², ठीक है। अब ध्यान से देखना, k वाला क्या मिल रहा है आपको, देखो -4k प्लस 4k कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ से 3k माइनस 3k भी कैंसिल हो गया, अरे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा k ही कैंसिल हो गया, नहीं बचा है आपके पास सिर्फ 2k, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2k लिख दिया, तो प्लस 2k आया, और लास्ट नंबर देखें तो -1 प्लस 3 मिलके +2, और ये हो जाएगा तो -2, तो सिर्फ -2 आ रहा है बेटा, इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, 2 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा 2k² प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा होगा, देखो 2 आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका -1, हाँ, और एक आ रहा है 1/2, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। आपको -1 भी मिल रहा है, और बेटा ये 2 नहीं था, ये हमारा 1/2 था, ठीक है। आपको 2 आंसर मिल गए, तो देखो -1 और 1/2। अब ये देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस आपको कॉन्सेप्ट मुझे इतना समझाना चाहिए था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 किया, बट मैं सॉल्व करके बता दिया कि k की वैल्यू -1 और 1/2 दोनों आई। लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, प्रॉब्लम यदि मल्टीपल चॉइस हो तो फिर भी चांस बनता है कि दोनों सही होंगे, बट यदि प्रॉब्लम सिंगल करेक्ट वाला है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते मेरे एक साथ, है ना। तो ये सिंगल चॉइस वाला है। अब सिंगल चॉइस में तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें। तो ज़रा देखो एक चीज़, तरीका क्या है, आपने -1 रखा, -1 ज़रा रख के देखते हैं, तीनों पॉइंट्स जो दिए थे उसमें -1, इसमें रखेंगे a में -1, तो ये -1 और ये हो जाएगा +2, तो 4, तो -1,4 बना एक पॉइंट। दूसरा इसमें -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, चलेगा। एक पॉइंट ही अलग है, ये दूसरा अलग है। तीसरे वाले में -1 रखेंगे तो ये -3 और +4 आएगा। तीनों पॉइंट अलग आ रहे हैं, ध्यान से सुनो।
-1 रखने से ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला -1 तो चलेगा भाई, -1 में कोई दिक्कत नहीं, हाँ भैया -1 वाला मिल करके वो तीनों मिल करके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब जरा 1/2 रख के देख, यदि मैं यहाँ 1/2 रखूँ, 2 जाएगा तो 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/2 1 आया है ना, एक पॉइंट आपका आया 1/2 1 ए, ठीक है। जरा बी देखो, इसको लिखेंगे 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 1/2 तो ये भी 1 हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो बेटा, ए पॉइंट और बी पॉइंट वो दो सेम पॉइंट है, और यदि दो सेम पॉइंट है इसका मतलब है कि यदि मैं के की वैल्यू 1/2 लेता हूँ तो उस कंडीशन में तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे ही नहीं, ये 2 ही पॉइंट हो गए। तो 2 पॉइंट के लिए कोलिनियरिटी हम थोड़ी चेक कर रहे हैं, हम तो इसके लिए कर रहे थे 3 के लिए, इसलिए ये वाला आंसर मुझे रिजेक्ट करना है। तो मेरा आंसर बी निकलते हुए भी नहीं होगा, मेरा आंसर होगा सिर्फ सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ बी आंसर है, मतलब आंसर इज -1। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसमें वो आपसे ऐसा के पूछता है, टी पूछता है, तो सिर्फ उसके एरिया को निकाल करके = 0 कर दिया करो, आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मुझे उस पर करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको शीट्स वगैरह में क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें से आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको लाइव क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बेटा, अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसी में एरिया में ही बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की ही बात हो रही है। अब नया केस ना, एक नेक्स्ट केस देख लीजिए। केस कैसा है? देखो मैंने 3 चीज़ें बता दी, एक तो सिंपल फॉर्मूला वाला बताया जिससे प्रॉब्लम बनते हैं, दूसरा चीज़ मैंने बताया उसी चीज़ में क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन वाला केस, तीसरा चीज़ आपका हो गया कोलिनियरिटी, चौथी चीज़ अपनी पास जो आ रही है वो क्या है कि यदि मान लीजिए ऐसा केस बन जाए आपके पास, क्या कहते हैं, ध्यान से देखना बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। मैं जितने भी करवा रहा हूँ ना बेटा, या तो वो जेई के ही हैं आए हुए हैं या फिर उसी से रिलेटेड वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा ना। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनो बेटा। इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ABC हमने ट्राइंगल बोला, अभी अपन को तीनों के वर्टेक्स दिए जाते थे और तीनों के वर्टेक्स दे करके मुझे बोला जाता था कि एरिया निकाल, ठीक है, तो मैं निकालता था। अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट ना यहाँ पर वर्टेक्स नहीं दिया, उसने इस AB साइड की इक्वेशन दे दी है बेटा, y = m1x + c1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, सबने पढ़ा हुआ है अभी तक, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको अगली क्लास में। तो y = m1x + c1। सेकेंड वाली जो लाइन की इक्वेशन है उसको मैंने बोला y = m2x + c2। थर्ड वाली जो लाइन की इक्वेशन है उसको मैंने लिखा y = m3x + c3। अब बेटा यदि एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वेशंस आपको दे दिए जाएँ और बोला इसका एरिया निकालो, अब मैं तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। बच्चों का तरीका जो है, जो जनरली हम करते हैं वो क्या होता है कि यार इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो b के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, तो एक बार सॉल्व किया इनको तो b निकाला, फिर इसको और इसको सॉल्व किया तो c के कोऑर्डिनेट्स आए, फिर इनको और इसको सॉल्व किया तो a के कोऑर्डिनेट्स आए। अब जैसे आपने 3 बार तो इक्वेशन सॉल्व करके ही इनके वर्टेक्स निकाले और फिर जा कर के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और एरिया लेकर के आओगे, चलेगा? आप सुनो, ये नॉर्मल अप्रोच है हमारा, है ना। अब हमारा अप्रोच देखो, हमारा अप्रोच ये है क्या कि हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, हमने इक्वेशंस नहीं सॉल्व करनी, क्योंकि यार बेटा ये मुझे बहुत हेक्टिक लगता है कि यार इनको सॉल्व करेंगे तो ये निकालो, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं, मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाता हूँ। बोलोगे सर रटवाने की बातें कर रहे हो? हाँ, मैथ्स में होकर के बेटा रटवा नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में क्या जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल, उस रिजल्ट को मैं याद करवा देता हूँ आपको, ताकि उसमें आप वैल्यू पुट करना तुरंत आंसर निकल के आएगा, ठीक है। काम का है क्योंकि जेई में आया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी इस पर करवा देता हूँ जो जेई के हैं आए हुए, ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा उस चीज़ का इफेक्ट। देखो ध्यान से क्या है, इसका एरिया लिखेगा, मेरा तरीका ध्यान से है ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे निकालना है। अब मेरा फॉर्मूला रटो, कैसे रटना है ध्यान से सुनो, मैं रटवा भी मैं रहा हूँ बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = हाफ तो लिख ही देना भाई, हाफ तो होता ही होता है। अब बात है यहाँ पे लिखने की बात है ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे कैसे लिखना है ध्यान से देखिए, आप ऐसे याद रखो बेटा, एक M1 C1, M2 C2, M3 C3, आपके पास 3 चीज़ें हैं ना, 1 2 3, 1 2 और 3 नंबर्स यही वाले आ रहे हैं ना, 1 2 3 वाले। अब मैं तुम्हें याद कैसे करवा रहा हूँ, 2 2 का पेयर बनाओ साइक्लिक ऑर्डर में, 2 2 का 2 2 का, ठीक है। आजकल 2 से ज़्यादा के भी बनते हैं, देखें यहाँ से। स्पेशल यहाँ पे 2 के बनाने हैं, तो बेटा देख, एक 1 है,
एक 2 वाला है और एक 3 वाला, 2 का पेयर बनाना है। तो पहला पेयर कौन सा बनेगा 1 2, दूसरा पेयर क्या बनेगा बेटा 2 3, और तीसरा पेयर बनेगा 3 1। तो हमने बोला 1 2 2 3 3 1, अपन ने ये तीनों पेयर बना लिया। ठीक, अब याद करो और मेरे हिसाब से लिखो बेटा। याद रखिएगा इसमें 2 चीज़ें चलती हैं, एक न्यूमरेटर में आपको कुछ लिखना है, फिर डिनोमिनेटर में लिखना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आएगा। अब क्या आता है ध्यान से सुनो, मुझे बताओ ना नंबर्स क्या दिए हुए हैं। याद, एक तो m की वैल्यूज़ हैं जो नंबर्स हैं, दूसरा c है कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट्स, चलेगा। तो m और c की तो वैल्यू रखोगे, x की और y की वैल्यू तो सब में सेम है, उसको थोड़ी उठा के रखोगे। तो एक जगह m आएगा तो एक जगह c आएगा। बस इतना याद रखिए कि c न्यूमरेटर में आएगा, m डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है बेटा, तो हम इस पैटर्न पे चल रहे हैं कि c ऊपर और m नीचे। अब देखो मैं याद कर लिखवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहला 1 2 है ना, तो बीच में माइनस लगा लेना बस। तो हम लिखेंगे c1 माइनस c2 समझ में आया? पहले हमने 1 2 से याद किया तो हमने लिखा c1 माइनस c2, और अपॉन में वही चीज़ m में, तो m1 माइनस m2 आ गया। तो ऊपर c1 माइनस c2, नीचे m1 माइनस m2, फिर प्लस साइन। अगला अब 2 3 वाला है, तो ऊपर c लिखना है, तो c2 माइनस c3 और अपॉन में m2 माइनस m3। फिर देखिए तीसरा 3 और 1 वाला है, तो क्या लिखेंगे आप c3 माइनस c1 और अपॉन में क्या आएगा बेटा m3 माइनस m1 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो देखो मैंने अभी याद करवाया, एक और करेक्शन है 1/2, मेरे दिमाग में 1 2 तो मैं बोलूँगा c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2, प्लस 2 3 तो c2 माइनस c3 अपॉन में m2 माइनस m3, प्लस c3 माइनस c1 अपॉन में m3 माइनस m1 लिख दिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, c वालों में स्क्वायर होता है, ये वाले स्क्वायर के साथ हैं, बस हो गया आपका ये, चलेगा। ये आपका आंसर है, क्लियर है। अब देखो भले से फॉर्मूला बड़ा है, बट अपन को इसमें सीधे सीधे वैल्यूज़ ही तो उठा करके रखनी है ना भाई, तो उठा के रख देंगे ना यार। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। और सबसे बड़ी बात बता, एक बार पुराने टाइम पे, अभी तो नहीं आया, बहुत पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी नहीं है शायद, उससे पहले आया, तो ये जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये तीनों हैं तो बताओ इक्वेशंस क्या है। अब सोच लो यदि इसके पॉइंट निकाल करके सॉल्व करने जाओगे तो कितना लेंदी जाना, तो डायरेक्ट याद रखो इस चीज़ को, क्लियर है। चलो इसे नोट करिए। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, इसमें आपको जो जेई में आया हुआ है तो उसको करेंगे तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता है वो प्रॉब्लम। ठीक है, नोट कीजिए इसे। देखिए बेटा, एक मैंने सिंपल सा प्रॉब्लम दिया आपको, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस मतलब साइड y इक्वल टू x प्लस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3x प्लस 4 इज। आपको ये तीनों इक्वेशंस दे दी हुई हैं साइड्स की, और आपसे बोला कि भाई बता इसका एरिया क्या आएगा। अब सोचो जरा एक चीज़, यदि सिंपल सोच होती तुम्हारी तो तुम क्या करते, तीनों इक्वेशंस को लिखते, फिर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते, और फिर उसके बाद में एरिया में रख करके वैल्यू निकालते, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, नहीं हम नहीं करेंगे। हमारा तरीका क्या है यार, मुझे पता है पैटर्न कौन सा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और बताओ एक चीज़ सुनो, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे लोग, यदि मान लो वो इक्वेशंस को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में देता इक्वल टू 0, मतलब लिख रहा होता 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हम तुम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में? आता है ना, हम अगली क्लास में सीखेंगे भी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यदि वो इक्वेशंस आएंगी ना तो उसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आएंगे, और वहाँ से m1 c1 m2 c2 m3 c3 की वैल्यूज़ निकालेंगे और आंसर में रखेंगे, आंसर लेके आएंगे। जैसे देखो यहाँ से मैंने बनाया, आप किसी को भी m1 बोल दो, मान लीजिए ये m1 है पहला वाला, तो m1 कौन होता था, देखो मैं लिखता हूँ वैल्यूज़ ना, m1 c1 m2 c2 m3 c3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए। बेटा m1 की वैल्यू कौन है, m1 कौन है, x का कोफिशिएंट है ना, स्लोप, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो m1 1 हो गया। तो c1 कितना है, इसका इंटरसेप्ट मतलब 3 कांस्टेंट वाला पार्ट। m2 कितना आ रहा है बेटा इसके लिए 2, तो कांस्टेंट कितना आ रहा है -1। m3 क्या आ रहा है 3, तो कांस्टेंट कितना आ रहा है 4। तो ये जो तीनों चीज़ें करी ना मैंने यहाँ से, ये m1 c1 m2 c2 m3 c3 निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो मैंने लिखा एरिया, अच्छा देखो एक काम करें, मैं इसको इसमें नहीं लिखता, बता करके नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखते ना अपन, क्यों लिखे ऐसा, देखो रब कर दीजिए इसे, देखिए अपन सीधे लिखेंगे ना, नंबर याद ही रहेगा यार अपने को, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा दिमाग से। एरिया इक्वल टू
क्या होगा बेटा बोलिए, हाफ C1 माइनस C2, C1 कितना है 3, माइनस C2, माइनस माइनस प्लस 1 उस पूरे का स्क्वायर अपॉन में M1 माइनस M2, ऑर्डर का ध्यान रखना, तो 1 माइनस 2 ये आ गया, प्लस अब क्या आएगा C2 माइनस C3 का स्क्वायर, तो C2 कौन है -1, C3 कौन है -4 हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन में M2 2 और M3 3, प्लस तीसरा बताइए C3 माइनस C1, C3 कितना आ रहा है 4, C1 कितना आ रहा है 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1, M3 कितना है 3 माइनस 1, ये आ गया। चले सॉल्व करिए, ये 1/2 बेटा, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय -1 तो -16 हो गया, यहाँ से कितना हो गया होगा 25, और ये भी -1 आ रहा है तो -25 आ गया, और यहाँ से हो रहा होगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये 2 है तो प्लस 1/2, राइट बेटा। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 1/2 -41 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 82, और ये तो -81, तो -81/4, 2 × 2 4, और सॉल्व करेंगे तो -2 टाइम्स 0 टाइम्स 0.10 है तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो -20.25, और एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं तो मॉड लगा देने का लास्ट में, और आंसर लिखने का भाई 20.25 आ गया। तो 20.25 स्क्वायर यूनिट जो भी है वो मेरा आंसर है। अब तुम खुद से सोचो कि ये कैलकुलेशन फास्ट पड़ा या वो वाला, ऑब्वियसली ये वाला है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। क्लियर, नोट कीजिए सर। इसमें एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, बट मैं अभी करवा देता हूँ, जेई में आया हुआ है, करवा देता हूँ, आपको समझा दूंगा अभी, है ना। कीजिए, देखिए बेटा, अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया मैंने 7th वाले में, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1। बेटा एक्चुअल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, उसमें एंगल बाइसेक्टर के लिए बोला था इसने, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस, ठीक है। अब क्योंकि हमने अभी एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी देखा नहीं, आगे देखेंगे तब देखेंगे उसको भी। मैंने सिंपल कर दिया, मैंने उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दिया। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और इस लाइन के बीच जो भी ट्राइंगल बनता है, आप उसका एरिया निकाल के बताइए। यदि नहीं बनता होगा तो एरिया 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आई सर इसको कैसे निकालें, तो देखो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, मैंने बना ली भैया। पहली साइड क्या बनी, देखो पहली साइड की इक्वेशन हम ये लिख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 3, बट तुम्हें पता है ना, मैंने बोला कि लाइन साइड्स पता हो तो हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c में लिखो। तो y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, -x प्लस 3। तो मैंने पहला इक्वेशन लिखा y इक्वल टू -x प्लस 3, फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई। बात आई सेकेंड और थर्ड लिखने की, है ना, लिखें। चलिए अब सेकेंड और थर्ड क्या है मालूम है, वो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस वाले हैं, नॉन होमोजीनियस वाले जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा अभी 2-3 लेक्चर के बाद, ठीक है। अब सुनो, कंफ्यूज नहीं होने का भाई, ठीक है। मैं अभी तरीका है मेरे पास, मैं बता देता हूँ ना। ये एक्चुअल में 2 लाइन की इक्वेशंस है, तो फैक्टराइजेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं यदि आप फैक्टर बना सकते हो। बनाए, बनाओ। क्या करें इसे, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लिया, इधर ले जाके लिख ले। चलो एक्स स्क्वायर, इन सब में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा, बन गया। चलो अब जरा आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए माइनस बी लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे बेटा, एक्स माइनस y माइनस 1, फिर दूसरा a प्लस बी करोगे तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए बेटा इसको, एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 बना, ठीक। एक इक्वेशन ये हो गई, और इसको 0 करने जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आया बेटा। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई इससे, तो इसको भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दें, लिखो इसको उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू निकलेगा x प्लस 1, ये इक्वेशन ये इसका है, और इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये दूसरा आ गया,
हाँ सही लिखा है, चलेगा। तो देखिए एक इक्वेशन क्या निकल के आई, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, दूसरी क्या आई y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, लिख लिया। अब अपन इसके स्लोप और इंटरसेप्ट निकालिए, आंसर लिखिए बेटा। m1 m2 m3 इसे लिख लिया करो साइड में जैसे मैं लिखता हूँ कि उसमें कन्फ्यूज़न ना रहा है। m1 कितना है इसको मान लीजिए तो -1 x का कोफिशेंट, कांस्टेंट वाला पार्ट 3, m2 कितना 1 कांस्टेंट 1, m3 कितना -1 कांस्टेंट 1, आ गया तीनों। अब जैसे ही mc की वैल्यूज़ आ गई निकाल आंसर। एरिया हाफ फॉर्मूला हमारा रटा हुआ, C12 23 31, तो 12 मतलब C1 माइनस C2, तो C1 की वैल्यू सीधे लिखो 3 माइनस C2 1, उसका स्क्वायर अपॉन में M1 माइनस M2 सी में, तो -1 -1, ऑर्डर सही रखना, प्लस C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में, भैया कुछ भी करेगा ज़ीरो ही हो जाएगा, फिर भी लिख दे M2 माइनस M3, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस C3 माइनस C1, तो C3 कितना है 1 माइनस C1 मतलब 3, इसका स्क्वायर अपॉन में M3 मतलब -1 और माइनस, ओहो देखा ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, अपन ने ध्यान नहीं दिया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। -1 तो ये +1 हो गया और ये आ गया, चलेगा 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 कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो 1/2 बेटा ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 तो -2 ही बनेगा, ठीक है। अब सुनो 1 -1 तो 0 हो गया, और ये जो आ रहा है ना ये देखो ये -4 मतलब 4 अपॉन में 0 बन रहा है, मतलब ये नॉट डिफाइंड टर्म्स आ रहा है यहाँ से, ये वाला जो टर्म है ना ये नॉट डिफाइंड है अपने आप में। तो ज़रा सोचो यदि ये इन्फिनिटी बना दिया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 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 करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है ना, मतलब एक टाइप से इसका मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो ट्राइंगल है एक्चुअल में डिफाइंड नहीं है। और बताऊँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बेटा, आपने यदि कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, हम पहले भी सोच सकते थे इस चीज़ को कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -1 और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो दोनों के कोफिशिएंट यदि सेम है, स्लोप सेम है, तो दोनों लाइंस कैसी होंगी पैरेलल, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मतलब ट्राइंगल की 3 साइड में से 2 साइड यदि पैरेलल है तो आप कुछ भी करके लाइन बना लो, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका एरिया नॉट डिफाइंड आएगा, समझ में आया। और इसी को यदि मैं एंगल बाइसेक्टर के साथ निकालता, इसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो एंगल बाइसेक्टर के लिए था, यदि मैं उसको निकालने जाता तो शायद वो चीज़ डिफाइंड हो जाती, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, आप कर लीजिएगा, है ना। इस वाले का आंसर यदि आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक। चलो इसे नोट करो। अब मैं इस पर एक अगला वाला फॉर्मेट बताता हूँ कि एक और एरिया का कॉन्सेप्ट है जिस पर आता है क्वेश्चन आपके पास, वो कैसे करना है, देखो ध्यान से। देखिए बेटा, अब यदि मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो भाई। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकालने जाओगे तो क्या तरीका है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तरीका है जहाँ पे वर्टेक्स देते तब तो निकालोगे तुम फॉर्मूला लगा करके, यदि चारों वर्टेक्स दे दिए जाएँ तो आप सीधे वो एरिया ऑफ पॉलीगन वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। मैं दूसरे केस में बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमें इक्वेशंस दी जाती हैं साइड्स की। अब साइड की इक्वेशन दी है तो कैसे लिखें, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहले मेरी बात याद है आपको। यदि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c = 0, ये एक लाइन है कोई भी, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन यदि आपको लिखनी है ना, पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो आप याद रखिएगा। फिलहाल मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगले लेक्चर में शायद या उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन चीज़ों पे आ जाऊँगा, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही आऊँगा। अब देखिए ax + by + c = 0 यदि मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, तो याद रखना x और y में चेंज नहीं होता, x और y वाला पार्ट हमारा सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट को बदल के उसकी जगह पे कुछ भी लिख दो, लैम्डा = 0। तो हम लोग बोलते हैं कि x और y वाले पोर्शन में चेंज नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आता है, ठीक है। और ये क्यों हुआ मालूम है, उसके स्लोप के इक्वल होने के कारण, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका। मैंने बोला कि यदि आपको मैंने ये चारों इक्वेशंस दे दी हैं, अब आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो मैंने बोला पहला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। तो मैंने लिखा a1x + b1y + c1 = 0, चलेगा। तो मुझे बताओ यदि ये लाइन की इक्वेशन मैंने मानी है यहाँ पे, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन दूसरी कौन सी होगी, तो मैं बोलूँगा x और y तो सेम रहेंगे, a1x + b1y प्लस, अब कांस्टेंट जो c1 है ना,
C1 को बदल के क्या लिख देना है आपको, C2 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट बदल गया, बोला था ना सिर्फ कॉन्स्टेंट बदलता है, बाकी सब सेम है एक्स वाई, ठीक है। तो ये खासियत होगी पहचानने की कि यदि दो लाइन्स ऐसी दिख रही हैं मतलब दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, दो लाइन की इक्वेशन ये दी। तीसरी लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन मैं बोल देता हूँ बेटा a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, चलेगा। तो a2x प्लस b2y, देखो इसका स्लोप अलग है तो इसलिए a2 x और y के कोफिशिएंट भी डिफरेंट है क्योंकि ये आपस में पैरेलल नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट है d1 लिख दिया। तो बताओ इसके पैरेलल ये वाली है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये d1 इक्वल टू 0, ये d2 इक्वल टू 0 कर दिया। चलो, अब जैसे ही हमने इस चीज़ को कर दिया ना तो ये दोनों आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, तुमसे बोला एरिया निकालो। अब देखो मैं एरिया का फॉर्मूला बताता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सुनो, क्या सुनोगे भाई, सुनो ध्यान से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एक सिंपल फंडा क्या होता है मालूम है? सिंपल फंडा ये है कि तुम इसको सॉल्व करोगे, बच्चा करता है कि इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेगा, इनको सॉल्व करके ये निकालेगा, इनको सॉल्व करके ये निकालेगा, इनको सॉल्व करके ये निकालेगा। अब बेटा यदि वो 4 वर्टेक्स निकाल रहा है फिर चारों वर्टेक्स को सॉल्व करके वो आंसर ला करके देगा ना, तो बेवकूफ़ है ना, लेंथी प्रोसेस हो गया ना बेटा, लंबा काम हो गया। तो मत करो ऐसा, है ना। हम एक फॉर्मूला याद करवाते हैं, याद करो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मैं किसको क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना। बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1, तो इसके पैरेलल जो कॉन्स्टेंट है ना, इन दोनों के कांस्टेंट उठा लो, कांस्टेंट वाले टर्म। देख एक्स वाई वाला तो सेम है, कांस्टेंट वाला टर्म उठाओ। इसका कांस्टेंट कितना है c1, इसका कितना है c2। तो मैंने ऐसा लिखा c1 माइनस c2, दोनों के कांस्टेंट को माइनस कर दीजिए। कौन से वाले, जो पैरेलल लाइन्स हैं वो। अब वो इक्वेशन देख के समझ में आएंगे, मैं अभी 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, समझ आ जाएगा। c1 माइनस c2, अच्छा ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके कांस्टेंट माइनस कीजिए। तो इसका कांस्टेंट d1 और इसका d2, तो मैंने लिखा d1 माइनस d2। आगे चलो, तो c1 माइनस c2, d1 माइनस d2 इतना लिख दिया। अपॉन में एक डिटर्मिनेंट बनाना 2 क्रॉस 2 का। क्यों यार, a1 b1 और a2 b2 तो बच गया ना अपना। तो a1 b1 कहाँ जाएगा, तो मैंने बोला एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनाना, a1 b1 और इधर से a2 b2। तो मैंने लिखा a2 और ये b2। आगे बेटा, तो ये मैंने बोला कि c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन में मॉड लगा करके मैग्नेट मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू a1 b1 a2 b2 बस। और यदि आंसर कभी मान लीजिए हो सकता है कि इनको डिफरेंस लेंगे तो नेगेटिव आ जाए, तो अपन को पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता, फाइनली मॉड लगा देंगे, चलेगा। आप मॉड लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, डन। सुनो मेरी बात, अब मैंने ये तुम्हें फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, तुरंत आंसर आएगा। उतना सारा यदि आप करने जाओगे मेथड फंसोगे, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए आप एक बार। तो मैं इसको पोर्शन को रब करता हूँ और इस पर 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, दोनों जेई में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए नोट कीजिए, देखिए बेटा ये एक प्रॉब्लम था, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस 1, y इक्वल टू nx, y इक्वल टू nx प्लस 1। अब तुम लोग यदि पढ़े लिखे इंसान हो तो तुमको पता है कि स्लोप कौन होता है, x का कोफिशिएंट। दिख रहा है कि यहाँ पे भी स्लोप m है, इसका भी स्लोप m है, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मतलब ये 2 साइड पैरेलल हैं आपस में। और nx n इसका स्लोप है तो इसका भी n है, तो ये दोनों भी पैरेलल ही होंगी, है ना। फिर भी हम हमारे पैटर्न में लेके आते हैं, देखो ध्यान से मैंने बनाया, हम हमारे पैटर्न में लेकर के आएंगे फिर इसको लिखेंगे। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फंडे पे थे ना। चलो पहली इक्वेशन को लिखें, क्या लिखोगे, mx माइनस वाई इक्वल टू 0। अरे चलेगा ना भाई, mx माइनस वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी में लिख दिया। तो बता दूसरा स्लोप ये भी था, इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mx ये माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, हाँ जी, x और y वाला टर्म इधर का और इधर का दोनों का सेम है। चलो अगला, y इक्वल टू nx, इसको लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, nx माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, nx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। चलो अब जैसे ये चीज़ें बन गई ना, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो अब क्या करें, अब क्या करें, सोचो, आंसर लिखो रे। एरिया इक्वल टू क्या लिखते थे, कांस्टेंट टर्म माइनस करते थे पैरेलल लाइंस में से। इसका कांस्टेंट क्या है, 1 c, तो मैंने लिखा 1 माइनस, इसका कांस्टेंट कुछ है ही नहीं मतलब 0, तो माइनस 0। फिर इनटू में दूसरे वाले का कांस्टेंट
इसका कांस्टेंट कितना आ रहा है बेटा, d1 बोल दो इसको 1, माइनस इसका कांस्टेंट कितना है, कुछ नहीं है मतलब 0। आगे तो मैंने दोनों के कांस्टेंट माइनस कर दिए। डिवाइड में क्या लिखा था बताओ, आप डिटर्मिनेंट बनाना सर, किस चीज़ का बोलिए, किसका बताएं डिटर्मिनेंट, इनके कोफिशिएंट्स का। इसका कोफिशिएंट क्या है, m और -1, तो a1 b1 m-1 हुआ। और इसका क्या है, n और -1, तो n-1 हुआ। और पूरे का मॉड सॉल्व कीजिए। ये तो 1 × 1 होकर के 1 ही हो जाएगा, अपॉन में बेटा ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन रहा होगा, -m, फिर माइनस साइन लगेगा, है ना, और ये माइनस माइनस मिलके +n हो जाएगा। और ये पूरे का मॉड है, तो बेटा 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये n-m है ना, तो उसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा m-n और पूरे का मॉड, तो ये मॉड आ गया। ठीक है, तो ये माइनस को ख़त्म कर देगा, मॉड खा जाता है भाई, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस गया तो 1/mod m-n, ये आपका आंसर है। ठीक है, और ये अपना आंसर था। अब सोचो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी था, बट कब है पता होगा तब। ठीक है, चले इसको नोट कर लें, है ना। चलो अब मैं इसे में एक इक्वेशन और चेंज करके दे देता हूँ आपको, ख़त्म। फिर लोकस पे आते हैं। देखिए बेटा, आपसे मैंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होज साइड्स आर दिस, है ना, दिस। आपको ये निकालना है, ठीक, कि इसका एरिया क्या आ रहा है। अब देखिए फिर से मैंने 4 इक्वेशंस दिए हैं, अब दिमाग में क्लियर रखिएगा, पैरेललोग्राम बोला है। अच्छा, यदि वो पैरेललोग्राम नहीं भी बोलता ना, तो ध्यान से सुनना, यदि वो सिंपल बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया निकालना है, चारों साइड्स दिए हैं। तो सबसे पहला काम ये देखना कि 4 इक्वेशंस में से क्या 2 पैरेलल तो नहीं है। यदि 2 पैरेलल हो जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया वो पैरेललोग्राम है, और इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखोगे, एकदम से नहीं दिखता कि ये पैरेलल है, लेकिन आप देखने जाओगे तो दिख जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। पहली इक्वेशन मैंने लिखी 2x - 3y = 4 है, लिख दूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। मान लिया बेटा 2x - 3y - 4 = 0, इस पैटर्न में लिखना है। अब जरा सोचो कि कोई इक्वेशन है क्या जिसमें 2x - 3y आता है, इसमें अभी नहीं आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तब आएगा। तो 2 डिवाइड कर दें तो 2x, ये हो जाएगा -3y, ये -5/2 आने दो। तो ये 2x - 3y बनेगा, xy सेम है तो ये पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिख रहे होगे आप, 2x - 3y, और 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये बन रहा होगा -5/2 = 0। ये इक्वेशन आया। अगला देखिए, ये इक्वेशन क्या है, y = 3x - 4। जरा सॉल्व करें तो 3x - y इधर, तो मैंने लिख दिया ऐसे 3x - y - 4 = 0। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना बेटा, यहाँ पे आप इसको 9 कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, अगला इक्वेशन जो है, क्या ये 3x - y जैसा है, हाँ। यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो करो, तो 3 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3x माइनस ये हो जाएगा y, और ये -3 = 0। अब देखिए ये आपके पास चारों इक्वेशंस आ गई, आपको दिख रहा है कि ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है। तो अब मुझे एरिया लिखना था, लिख दें, लिख दो, आंसर आ गया। क्या, दोनों के कांस्टेंट पैरेलल वालों के, इसका कांस्टेंट कितना है भाई, -5/2, तो लिख दिया ना -5/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना है, -4, तो माइनस करते थे ना, C1 - C2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। फिर इसका कांस्टेंट कितना है, -4, और इसका कितना है, -3, तो माइनस माइनस +3। इतना तो लिख दिया। अपॉन में डिटर्मिनेंट किसका बनता था, इनके कोफिशिएंट्स का। ये कितना है, 2 और -3, a1 b1 ना, और इधर से कितना आ रहा है, 3 और -1, और जो भी आए उसको मॉड में लिख देना, आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्व करें। बोलिए बेटा ये कितना हो रहा होगा, 8 - 5 तो 3/2, ऊपर से 3/2 आया, और ये हो गया होगा -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -2, फिर माइनस +9 आ गया। तो बेटा ये सॉल्व होकर के ऊपर से -3/2 और नीचे से बना +7, तो मॉड में लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 3/14, 3/14। ठीक, मॉड में। ठीक, तो 3/14 मेरा आंसर है। अब आप कैलकुलेशन तुम करो, जय श्री राम। ऐसे करना है, ठीक है, चलेगा। तो बेटा इतना सा करके रखो, है ना, इस तरीके से अपना बन जाएगा। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया एरिया का। अब बताऊँ एक चीज़ नोटिस करके देखना, क्रैश कोर्स ज़रूर है बट मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं बता करके जाऊँ, कॉन्सेप्ट वाइज जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने की कोशिश कर। इन्हीं चीज़ों को यदि नॉर्मल क्लास में करते तो शायद 2 दिन पढ़ाता मैं,
लेकिन यहाँ पे अपने को एक ही दिन में आधे लेक्चर में ख़त्म करना है और उसका दूसरा चीज़ पढ़ाना है। ठीक, थोड़ा स्पीड है, जो भी है जैसा भी है बताना मुझे, है ना। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करवाऊँ कि आपको जेई अच्छे से निकाल के लाओ खुश हो करके, है ना। बस एफर्ट लगा लो यार मेरे साथ। ठीक, चलें नोट कीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद इसी पे। देखिए बेटा, अब आया आपका लोकस। यार लोकस क्या होता है ना। सिंपल सा याद रखिएगा, लोकस मीन्स पाथ। मैं सिंपल इतना ही बोलता हूँ कि आप इतना ध्यान रखिए कि लोकस का मतलब होता है पाथ। किसी भी वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होता है ना, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का पाथ को ही हम लोग लोकस बोलते हैं। और देखा जाए ना तो मैथ्स में भरा पड़ा है लोकस, मतलब हम जो चीज़ें कर रहे हैं लगभग कहीं ना कहीं वो लोकस ही से रिलेटेड है। अब मैं मीनिंग समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, यदि कोई वेरिएबल पॉइंट है, सपोज़ करिए मैं हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं इधर गया तो मेरा ये पॉइंट था, फिर यहाँ आया ये पॉइंट हुआ, तो मैं ऐसे करते हुए मैं यदि मूव कर रहा हूँ ना, मैं वेरिएबल हूँ इसलिए घूम रहा हूँ। तो मैं जिन जिन पॉइंट से होकर के जा रहा हूँ, सपोज़ करो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, ऐसा गया, तो मैं इन सबको ज्वाइन करूँगा तो जो मुझे पाथ मिलेगा मेरा ये वाला, ठीक है, ये पाथ मेरे लिए लोकस नहीं है। ध्यान से समझना, मैंने बोला था लोकस है पाथ, लेकिन ये पाथ लोकस नहीं है। मतलब देखो, अभी जब मैं यहाँ पे चला ना तो मैंने किसी रूल को फॉलो नहीं किया। मैं बोलते हैं ना, जाने दो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मतलब मैं बिल्कुल फ्री था। यदि मैं बिल्कुल फ्री था तो मेरा कोई पैटर्न नहीं था, तो मैं कहीं पे भी ज़िगज़ैग घूम करके आ रहा हूँ तो उसका कोई इक्वेशन नहीं निकालूंगा मैं, उसके लिए लोकस की इक्वेशन नहीं निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो लोकस जो निकलता है ना बेटा, वो सिर्फ तब निकलता है जब हम क्या बोलते हैं कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है, पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो क्या बनाता है, लोकस। तो जैसे ये वाली चीज़ थी ना, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं डाला था, मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं था, मैं फ्री था, मेरा मन हुआ इधर पहुंच गया, फिर मेरा मन हुआ तो इधर आ गया, फिर मेरा मन हुआ तो इधर चला गया। समझ में आ रहा है? तो मैं किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ। यदि मैं बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए उस चीज़ को लेकर के आ रहा हूँ, वो मेरे लिए लोकस नहीं होता। तो लोकस का मीनिंग समझे क्या? जब कोई वेरिएबल पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव होती है तो हम उसके पाथ को बोलते हैं कि वो उसका लोकस है। तो जैसे देखो, सर्कल एक लोकस है, स्ट्रेट लाइन एक लोकस है। तो हर चीज़ अपने आप में एक लोकस है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपने आप में कोई ना कोई कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। जो इक्वेशंस आप पढ़ रहे हो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, आपको कंडीशंस बता करके प्रॉब्लम्स करवाते हैं, ठीक है। चलें, अब देखिएगा ध्यान से क्या करना है अपन को। यहाँ पे देखो, मैंने बोला सर्कल वाला केस, एक केस समझ लो, फिर अपन प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या बोल रहे? मैंने ही बोला जैसे सर्कल है, मान ले बेटा मैंने एक पोल बनाया यहाँ पे, ये पोल है, बैल है ना, एक पोल है, और इस पोल से हमने एक बैल को बांध दिया, बैल ऑक्स, उसको मैंने यहाँ पे बांधा, ठीक, ओ ऑक्स। अब सुनिए ध्यान से, ये बैल है, सॉरी ये क्या है, फिक्स्ड पोल है ना। सोचिए बेटा, यदि ये फिक्स पोल है या फिक्स पॉइंट है, ये पोल मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और मैंने बोला बैल को भैया घूम। अब देखो, यदि मैं इसको सिंपल छोड़ दूँ ना ध्यान से कि घूम, तो कभी यहाँ पे रहेगा। मान लीजिए ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। 5 मीटर की रस्सी से मैंने उसको बांधा और मैंने उसको बोला घूम ले भाई। तो ये पहले बैल यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, अरे कहीं भी जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसको लोकस नहीं बोलना है, उसको लोकस नहीं बोलना, वो तो कुछ भी शेप बना करके देगा। कंडीशन डाली मैंने कि भाई ये फिक्स पॉइंट है पोल, ये कहीं नहीं जाएगा, इसे बांध दिया तेरे को, अब तू घूम, तेरे को जितना घूमना है घूम, बट कंडीशन एक फॉलो करना कि ये डिस्टेंस जो है पोल से तेरा, ये पोल से इसका डिस्टेंस कभी भी 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब सोचो एक चीज़, यदि मैंने ये कंडीशन डाल दी तो अब क्या होगा, ये पोल फिक्स है, मैं यहाँ पे हूँ बैल, अब ये 5 सेंटीमीटर पे 5 मीटर पे, अगला पॉइंट कहाँ आएगा, जस्ट इसके बगल में 5 मीटर पे इधर आएगा, फिर अगला इधर आएगा, फिर अगला इधर आएगा। अब सोचो यदि मैं ऐसे करके घूमूंगा और फिर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने जाऊंगा तो सोचो क्या ज्योमेट्री मिलेगी आपको, सर्कल। तो जो सर्कल बनेगा ना वो मेरा क्या है, वो लोकस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मेरा वेरिएबल पॉइंट था ऑक्स, वो क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, इसीलिए
सर्कल बना रहा है। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने बोला था ना 5 है, तो 5 मीटर है, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ये ऐसे ही इन सारे पॉइंट से होते 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 जा रहा है, और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? एक सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या हुआ? सर्कल भी तो एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती बेटा, सबके लिए हम एलिप्स की बात करते हैं तो भी वो लोकस है, वहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट अलग, वहाँ पे कंडीशन अलग होती है। याद है आपको क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला था कि जो फिक्स पॉइंट है उससे वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहना चाहिए, तो सर्कल बनाता है। एलिप्स में हम क्या बोलते थे मालूम है? देखना है, ऐसा बनता है एलिप्स, 2 फोकस होते थे, F1 और F2, इतना तो सबको पता है। मैं ये बोलता था कि एक वेरिएबल पॉइंट, अच्छा देखो वेरिएबल पॉइंट घूमेगा कहाँ? एलिप्स के ऊपर, क्योंकि इसी का तो पाथ है। अब हम ये बोलते हैं, जरा देखो ध्यान से, इसको मत बनाओ। मैंने बोला एक पॉइंट है कहीं P, वो इस तरीके से मूव करे कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से, F1 से और F2 से जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, तो हमने बोला PF1 प्लस PF2। समझ में आया बेटा? कि F1 से जो डिस्टेंस है और F2 से जो डिस्टेंस है उनका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। मान लीजिए इसको मैंने कितना बोला? 10। तब मैं बोलूँगा कि इस रूल को फॉलो करते हुए जितने जितने पॉइंट से वो जाएगा ना, तब जब ज्वाइन करेंगे तो मुझे एलिप्स मिलेगा। मैं समझाता हूँ, देखो ऐसा। आप सोचो ये एलिप्स मैंने पहले ही बना दिया। मैंने बोला यहाँ पर ये चीज़ देखी, तो मैंने बोला ये लेंथ 8 था, ये 2 था, तो 8 + 2 कितना आया? 10। मैंने बोला अगली ज्वाइन पे जहाँ पे भी जाएगा ये, तो मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए कितना हो गया? 1। तो उस समय ये वाला डिस्टेंस इससे कितना हो रहा होगा? 9। तो 9 + 1 करेंगे तो भी 10 आएगा। तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। इधर साइड पहुँचा, मान लीजिए यहाँ पहुँचा ये, मैंने बोला यहाँ से ये डिस्टेंस 3 है, हाँ यहाँ ले लीजिए ऐसा, ठीक है। यहाँ से हमने बोला कि ये डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा होगा? 7। तो 7 + 3 10। तो हम लोग बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए वेरिएबल पॉइंट मूव करता है तो उसका लोकस, जो उसका जो पाथ होता है ना, पाथ, वो लोकस है। तो एलिप्स भी तो एक लोकस है। उसकी कंडीशन बदल गई क्या? कि दोनों फिक्स पॉइंट से उनके डिस्टेंस का सम PF1 प्लस PF2 जो है वो कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। 10 नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तब वो हमेशा क्या बनाता है? एलिप्स। ठीक। और यदि फिक्स पॉइंट से उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, तब वो क्या बनाएगा? सर्कल। क्लियर हुआ? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। अब मैं बताता हूँ मैथ्स में प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है। 1-2 प्रॉब्लम करवा करके क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको याद है मैंने सेंटर पढ़ाया था, तो सेंटर के टाइम पे मैंने बोला था कि सेंटर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है जेईई में। पेपर में मतलब सेंटर दिखता है, कोई ना कोई सेंटर दिखेगा, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, जो भी मिले। सेम चीज़ मैथ्स के पेपर में आपको लोकस टर्म भी दिखेगा ही दिखेगा, देखना। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या मतलब हमेशा ही बोल सकता है कि लोकस पर बेस एक क्वेश्चन तो रहता है। अब भले से वो सर्कल में से आए, पैराबोला में से आए, एलिप्स में से आए, हाइपरबोला में से आए, स्ट्रेट लाइन में से आए, जहाँ से भी आए, बट लोकस पे बेस एक क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। तो लोकस बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, समझना है। तो अभी मैं इसीलिए सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाद में तो हम सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला सब में जाने वाले हैं, तो सब में यही चीज़ करने वाले हैं। तो सिर्फ आप अभी मैथड समझ लीजिए, है ना, क्या करना है, ध्यान देना। फिर मैं आपको इस पर एक जेईई का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, वो करवा देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जैसे देखो मैं सर्कल की इक्वेशन ही निकाल के देता हूँ, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप में, अब स्टेप मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ना। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका वेरिएबल पॉइंट है कौन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपका वेरिएबल पॉइंट कौन है। और वेरिएबल पॉइंट कौन होगा? जिसका लोकस निकाल रहे हो। तो इस वाले में मैंने क्या बोला था, ये ऑक्स मेरा वेरिएबल पॉइंट था जो घूम रहा है, उसका लोकस मैंने पूछा है। तो सबसे पहले उस वेरिएबल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और उसे आप क्या बोल दीजिए, h, k। उसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या मान लीजिए, h, k। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नोट कर लीजिएगा बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले वेरिएबल पॉइंट ढूंढिए और उसको h, k बोलिए। दूसरी चीज़, सेकेंड स्टेप, नोट करके रखना। सेकेंड स्टेप, अब आप कंडीशन अप्लाई करो। अब कंडीशन क्या है सर, कंडीशन कैसे पता चलेगा? तो प्रॉब्लम में वो कंडीशन दे करके रखेगा। कुछ प्रॉब्लम्स में कंडीशंस गिवन होती हैं, कुछ में इनडायरेक्टली गिवन होती हैं, मतलब कुछ में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो वो कंडीशन भी हम खुद बना के लेके आएंगे। मैं आपको करवाने वाला हूँ, समझो, कंफ्यूज मत हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल पॉइंट को h, k बोलो। सेकेंड स्टेप में कंडीशन अप्लाई करो। कंडीशन या तो प्रॉब्लम में दी रहेगी, नहीं तो हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला मैं अप्लाई करता हूँ। तो वेरिएबल पॉइंट बोला, कंडीशन क्या था, मैंने कंडीशन बोला, मान लीजिए बेटा ये कोऑर्डिनेट है ना, मैंने बोले 0, 3 है।
मान लो ना 0,3। मैंने बोला कि फिक्स पॉइंट जो था ना जहाँ पे पोल को फिक्स किया था उसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको 0,3 दे दिए। मैंने बोला कि यार ये वेरिएबल मतलब ऑक्स का लोकस निकालिए जब उसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये लेंथ कैसा बना रहना चाहिए, इन दोनों के बीच का लेंथ हमेशा क्या हो 5। तो मैं क्या बोलूँगा जरा देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के बोला। दूसरी कंडीशन में मुझे अब कंडीशन अप्लाई करना है, तो कंडीशन दिया हुआ है मेरे पास कि यदि मैं इसको सी बोल दूँ तो मैं बोलूँगा ओ सी, ओ और सी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस हमेशा कितना दिया होगा 5। आ गया? तो ओ सी की वैल्यू कितनी है 5। तो देखो ओ सी मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा दे बेटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए एच के और 0,3। तो क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आया 5। आ गया? स्क्वायरिंग करें, करो। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा होगा बेटा, एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये 25। अब क्या बना देखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6k और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो पहली चीज़ एच के बोला, दूसरी कंडीशन जो दी हुई है उस कंडीशन को लगाओगे तो हमेशा एच और के में एक इक्वेशन मिलेगा। और लास्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में एच को रिप्लेस कर देना x से, के को रिप्लेस कर देना y से। h को x से, k को y से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर h के प्लेस पे क्या लिख दीजिए x, तो ये क्या बन रहा होगा x स्क्वायर, k के प्लेस पे y स्क्वायर माइनस 6k है तो k मतलब y माइनस 16 इक्वल टू 0। और आप लोग क्योंकि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आपको पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। चलेगा? ये मेरे सर्कल की इक्वेशन आई है। आ गया? ठीक है, चलो अभी से नोट करो, मैं आपको और कंडीशन समझाता हूँ प्रॉब्लम करके, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, नोट करिए इसे। देखिए बेटा, अब एक ये वाला क्वेश्चन आपका जेई का है। देखें क्या बोला उसने, इफ़ द सम ऑफ, ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़िएगा नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे आप। इफ़ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन इज 1 देन इट्स लोकस इज। अब उसका लोकस क्या होगा, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अब ध्यान से देखिए, बच्चे क्या करते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखें क्या करें। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री नाम से समझ में आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब यदि आप ज्योमेट्री लगा लेते हो तो बहुत बेहतर आंसर निकाल के ले आओगे और बहुत फास्ट निकाल के ले आओगे। ठीक है, तो देखो वही अप्रोच पे हम जाएंगे और यहाँ से कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा। जैसे उसने प्रॉब्लम में मेंशन किया है कि यार एक पॉइंट है जिसका 2 परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 1 आ रहा है, तो उसका लोकस क्या होगा। लोकस मतलब पाथ, वो किस चीज़ पे घूमेगा, सर्कल पे घूमेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, क्या बना के घूमेगा। तरीका देख, आप सीधा सा एक चीज़ सोचना, कभी भी प्रॉब्लम में मेरा सजेशन है आपसे हमेशा यही करके, या तो वो परपेंडिकुलर लाइंस जब भी बोलेगा तो दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन होगी प्रॉब्लम में, और यदि प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो हमेशा आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके चलिए, दोनों परपेंडिकुलर हैं और ओरिजिन ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहीं से है तो उसी को मान के चलें। तो हमने क्या माना यार, 2 परपेंडिकुलर लाइंस बोली तो मैंने बोला यार चल एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो ये एक्स बन गया, ये मेरा वाई बना लिया परपेंडिकुलर। अब क्या बोला उसने, देखो कि सर एक पॉइंट है उसका दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 1 आ रहा है, तो मैंने बोला एक पॉइंट मान लेते हैं सर, यहाँ पी है, मान लें। चलो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये। वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये। और सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको वेरिएबल पॉइंट कौन सा लेना है, कौन सा लेना, पी। अरे इसी का तो लोकस निकालना है, तो जिसको वेरिएबल पॉइंट बोला ना उसको एच कॉमा के बोल दे भाई, बोल दिया। अब क्या करें, देख ये पी पॉइंट है ना, हमने क्या बोला था यहाँ पे इस कंडीशन में, नालायक ने हमसे ये बोला था, क्या बोला था कि दोनों से डिस्टेंस का सम कैसा आ रहा है 1। तो सोचो ना यार, यहाँ से यदि ये डिस्टेंस देखा जाएगा तो ये k होगा, अरे y कोऑर्डिनेट, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये h होगा, x सबको पता है। तो उसने क्या दे दिया तुमको, h प्लस k, इन दोनों का सम कितना है 1। जो कंडीशन लगाते थे हम वहाँ से आंसर लाते थे, ठीक है ना। मैंने लिख दिया, मैंने बोला h प्लस के इक्वल टू 1। अब सुनो बच्चे क्या करते हैं, h प्लस के इक्वल टू 1 बोल दिया और बोलते हैं कि यही आंसर है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। h को x लिख देंगे, y को k को y लिख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 आंसर दे देते हैं। गलत आंसर है, क्यों नहीं है, आपने प्रॉब्लम को ध्यान से समझा नहीं।
ये तो सिर्फ एक कंडीशन थी, उसने ऐसा बोला था नालायक ने कि दोनों एक्सेस से डिस्टेंस का सम, ये नालायक मैं हूँ, है ना, प्रॉब्लम बनाने वाला नहीं बोल रहा हूँ, कि दोनों एक्सेस से डिस्टेंस का सम 1 है। बट बेटा उसने ऐसा थोड़ी बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है वो पॉइंट P, सेकंड में भी तो हो सकता है। तो सेकंड में यदि उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लूँ तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो भी वही K है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन इतना है कि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये x नेगेटिव होता है तो ये -h हो रहा होगा और ये यहाँ से k ही हो रहा होगा क्योंकि y पॉजिटिव है। और अभी भी इन दोनों का सम कितना आ रहा है 1, पॉसिबल है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ -h + k = 1, ये भी वैलिड है, ये भी इक्वेशन बोली जा सकती थी। तीसरी इक्वेशन देखो, मैं अगले वाले क्लास में जब जाऊँगा ना इंटरसेप्ट फॉर्म पे तो आपको एक बहुत अच्छा निकाल के दूंगा प्रॉब्लम। अगला देखिए, नेक्स्ट यदि इसी पॉइंट को मैं यहाँ थर्ड में मानता तो भी तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, तो अब ये x y कैसा आता नेगेटिव, और यहाँ पर यदि निकालता तो ये भी नेगेटिव -h, तो इन दोनों का सम अभी भी 1 है। तो -h - k = 1, इसे थर्ड भी बोला जा सकता है, ये भी इक्वेशन मेरा आंसर है। चौथा, यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो h तो पॉजिटिव आता और y कैसा आता नेगेटिव, तो ये भी पॉसिबल है कि इन दोनों डिस्टेंस का सम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 1 हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ h - k = 1, तो ये चारों एक ही है, ठीक है। ये चारों मिलकर के आपको फाइनल आंसर दे रहे हैं। और सोचिए बेटा आपका पॉइंट कैसा घूमा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ऐसे घूम रहा है। तो ये किस पे घूम रहा है देखो तो ज़रा, एक स्क्वायर ही तो बना रहा है, चलेगा। अरे स्क्वायर बोल दे, पैरेललोग्राम बोल दे, जो भी बोलना है, बट एक चीज़ सोचो, क्या सर्कल ऑप्शन है? नहीं। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन है? नहीं। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है? नहीं। ये तो स्क्वायर है, एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या था? स्क्वायर। मतलब वो देखते से हम बना सकते थे। अच्छा, इसी में यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछता कि यार बता इसके लोकस की इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन क्या बोलनी पड़ेगी पता? ये चारों। तो या तो 4 ऑप्शंस बोल दीजिए, बट 4 ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, तो हम इन चारों को कंबाइन करके बोलते हैं। जरा देखना बेटा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? h के सम में है, सबकी वैल्यू 1 है, सिर्फ h कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव है ना, k कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव है। तो सिंपल देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या मैं ऐसा बना लूँ mod h + mod k, ध्यान से देखना, = 1 लिख दिया जाए, मॉड लगा दो, तो ये सबको ले लिया साथ में। कैसे देखना, मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस। तो या तो आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन को, ठीक बेटा, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि +-h फिर +-k = 1, ये भी चलता है आंसर। अब देखो मैं तरीका बताता हूँ, क्या आपके चारों आंसर आए कि नहीं। 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में h और k कैसे होते हैं? x और y पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ से प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? h + k = 1, पहला इक्वेशन। सेकेंड क्वाड्रेंट में h नेगेटिव है, k पॉजिटिव है, तो इधर से नेगेटिव ले लो माइनस, तो -h + k = 1, दूसरा इक्वेशन आया। दोनों नेगेटिव ले लीजिए तो -h - k = 1, तीसरा इक्वेशन आया। और चौथा h - k = 1, तो चौथा आया। मतलब ये वो कंबाइंड इक्वेशंस है जिसमें सब कुछ आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। मतलब स्क्वायर की इक्वेशन ये वाली है, या ये बोलिए, ठीक है। तो मैं इसको यदि मैं लिखूंगा तो लास्ट वाले स्टेप में क्या करते थे? x और y से रिप्लेस, h को x बोलेंगे, k को y। तो बेटा फाइनल आंसर जो मेरे पास लिखना है आना है वो क्या है? mod x इसकी जगह प्लस mod y = 1। बेटा ये आपके लोकस की इक्वेशन हो गई। यदि वो इक्वेशन पूछेगा तो मैं ये लिखूंगा, या फिर इसी चीज़ को वो ऐसे भी दे सकता था कि +-x +-y = 1, चलेगा बेटा। तो ये भी मेरा आंसर है। क्लियर हो गया है ना? तो इस तरीके से जा कर के आपको प्रॉब्लम्स करने होते हैं। आया? ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें ना मैं अब इससे ज़्यादा नहीं करवा रहा, करवाने को खींच सकता हूँ, बट वो 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। और तुम्हारा 1.5 घंटा मतलब समझते हो मेरा 2 से 2.5 घंटा है। 1 शॉट में पूरा रिकॉर्ड करता हूँ मैं इकट्ठे, बीच में इधर से उधर नहीं होता मैं, ठीक है। थक भी गया हूँ, और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ा लेक्चर देखोगे तो बोर हो जाओ। चलिए अब एंड करते हैं लेक्चर। बट यार अभी भी बोल रहा हूँ, सपोर्ट करो यार, है ना, कि सब लोग, आप लोग इतने सारे बच्चे हो ना यार, सब अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में यदि फैलाओगे तो काफ़ी बच्चे मिल जाएंगे मुझे, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर किया करो यार, अच्छा लगता है ना।
और दूसरी चीज़ यदि कुछ सजेशंस हो तो भी लिखिए, और अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। टेलीग्राम लिंक पे जा कर के अपने क्वेश्चंस उठा लेना और सॉल्व कर लेना, ज्वाइन कर लो सब जिन्होंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।